नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने टेलीविजन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होगी। मैं ऐसा आशा करता हूं क्योंकि आपको पता है साथियों कि सीटीएट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हमारे पास में लगभग 15 दिन बचे हुए साथियों, और इन 15 दिनों में हमें बहुत सारा डाटा जो है वो कवर करना होगा, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से हमें ध्यान देते हुए चलना होगा, और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस लगाना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। सो ऐसे बहुत सारे मेरे साथी होंगे जो कि तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन वे कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। उन सभी के लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो एक नया सीरीज मैंने यहाँ पे चलाने का प्रयास किया है साथियों, आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा सीरीज है जो कि आपको बहुत ही अच्छा नंबरों से पास होने में आपका सहयोग करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा जो नोट्स लेके आया हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि एग्ज़ामों में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जो संभावना है वो हद से ज़्यादा है। तो मैं इतना गारंटी के साथ में कहता हूँ साथियों कि यदि आप हर एक क्लास को यदि आप बहुत ही बारीकी से यदि देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो नंबर है बहुत ही अच्छा आने वाले हैं। और श्री गणेश और मास्टर श्रुति जी से मैं यही वंदना करता हूँ कि आप सभी के जो नंबर है वो बहुत अच्छा आए, और ये जो 20 अगस्त का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा से पास हो पाओ, मैं यही आशा करता हूँ। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको क्लास की ओर, और क्लास की ओर जाने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, साथ ही मोटिवेशन कोड है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हमेशा हर संकट का सामना करने के बाद भी अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है साथियों कि हमें तब तक अपने रास्ते में डटे रहना है जब तक कि हमें लक्ष्य नहीं मिल जाती, हम उस सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक जो नया सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, और तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास की ओर लेके चलता हूँ। और ये एक ऐसा क्लास है साथियों जो कि आपको यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। और इन कम समय इसी कम समय में हमें बहुत सारा डाटा भी कवर करना है। सो हम यहाँ पे वही डाटा पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या फिर एग्ज़ाम में 20 अगस्त का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है, उस पर हम नज़र डालेंगे, ठीक है। सो पहला जो पार्ट है, ये पहला जो चैप्टर है जो कि सिलेबस में दिया गया है वो है साथियों परिवार। और यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही कम जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने हैं यहाँ से, है ना। फिर भी यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये जो चैप्टर है ये भी यहाँ पे लाने का प्रयास किया है ना। तो हर एक चैप्टर को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे। सो पहला हम यहाँ पे नज़र डालते हैं परिवार, और आप भी एक परिवार के ही सदस्य हो। सो इसके बारे में तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ परिवार की, तो परिवार सामान्यतः दो प्रकार की होती है साथियों। पहला होता है एकल परिवार, है ना। क्या होता है? एकल परिवार। दूसरा होता है संयुक्त परिवार, है ना। क्या होता है? संयुक्त परिवार। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में आप बहुत ही अच्छा से जानते होंगे। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा साथियों कि एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें कि माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन यानी कि जिनके जिस परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित जो बच्चे होते हैं, इन सभी को मिला के एक परिवार का निर्माण होता है, एक परिवार बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। यहीं पे यदि मैं बात करूँ संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार में इसमें सभी सदस्य आ जाते हैं साथी, वो चाहे मम्मी पापा हो, या फिर भाई बहन हो, या दादा दादी हो, या चाचा चाची हो, या फिर मामा मामी हो, है ना, या फिर मौसा मौसी जी हो, पूरा फैमिली इसमें आ जाता है। इसमें सभी सदस्य आ जाते हैं। इन सभी सदस्यों को मिलके जिस परिवार का निर्माण होता है उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये
आप सभी को पता ही होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब हम यहाँ पे नज़र डालते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वो पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार जो कक्षा 3 और 5 तक का जो पर्यावरण है ना, उस पर्यावरण के अध्ययन में कितने थीम दिए गए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और सीक्वेंस के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है, तो कितने 6 थीमों में बांटा गया है, ठीक है। अब 6 थीम कौन कौन सा है? 6 थीम है सभी। पहला परिवार एवं मित्र हो गया। नेक्स्ट भोजन। थर्ड पानी। भोजन, भोजन के बाद में क्या? पानी। पानी के बाद में आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहती है कि परिवार एवं मित्र की जो उप थीम होती है ना, थीम कितने? 6 है। 6 कौन कौन से हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि परिवार का जो मित्र यानी कि परिवार का यानी कि परिवार एवं मित्र की उप थीम की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो उप थीम में के अंतर्गत आ जाएगा संबंध, कार्य एवं खेल एवं जानवर और पौधे इत्यादि, है ना। ये किसके अंतर्गत आती है? उप थीम के अंतर्गत आती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर। और यहाँ से क्वेश्चन आपको एक नहीं, दो नहीं, आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं साथियों इस चैप्टर से। सो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा से पूरा ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने साथियों तक भी शेयर करें। और यदि आप ये पीडीएफ देखना चाहते हो साथियों, क्योंकि ये एक ऐसा पीडीएफ है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो एग्ज़ाम देने से पहले आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ना देखें साथियों। यदि आपके पास में टाइम नहीं है तो वीडियो मत देखिए। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो ही देखिए, लेकिन इस पीडीएफ को देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, पेड़ और पौधे, है ना। सो जो हम खाना खाते हैं साथियों, जो हम खाना खाते हैं और जो हमें भोजन के रूप में जो भी पदार्थ मिलता है ना, जो भी जो तत्व मिलता है, वो चाहे फल हो या फूल हो, जो हम ग्रहण करते हैं डेली डेली लाइफ में, है ना, वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो पेड़ पौधों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पे सीटीएट का जो सिलेबस दिया गया है, उसमें जो पहला ही चैप्टर यहाँ पे जो दिया गया है परिवार, और परिवार के बाद में पेड़ पौधे, है ना। तो ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम पहले चर्चा करते हैं यहाँ पे वृक्ष की, ठीक है। तो वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष जो होते हैं साथियों, सामान्यतः इनकी तुलना यदि हम करें तो आकृति में आपको बहुत बड़े दिखाई देंगे, और साथ ही साथ आकृति के साथ साथ में ये कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। और इनकी जो मुख्य भाग यानी कि क्या होता है, इनमें एक मुख्य तना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं ना। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? वह तना, यानी कि इनके मुख्य भाग में एक तना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं, ठीक है। ट्रंक कहते हैं, ठीक है। और इसमें शाखाएं जो होती है भूमि से कैसे अधिक ऊंचाई पर होती है? कैसे होती है? भूमि भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती है, यानी कि अधिक भूमि, यानी कि भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से कैसे होती है? निकली हुई होती है। जैसे कि यदि हम बात करें पौधे की, तो नीम हो गया, आम, बरगद, जामुन, कटहल, ये ऐसे अनगिनत जो उदाहरण, पौधे के उदाहरण हैं साथियों, जो कि वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे वृक्ष के अंतर्गत जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, उन पॉइंटों को आपको नजर डालना, उन पॉइंटों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। सो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि पौधे के, यानी पौधे के एक मुख्य, पौधे का एक मुख्य भाग तना होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी शाखाएं जो होती है भूमि से कैसे अधिक ऊंचाई पर और तने के ऊपरी भाग से निकली हुई होती है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया, नीम हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, जामुन हो गया और कटहल, ठीक है। ये प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं अगला प्रकार की
झाड़ी, ठीक है। तो झाड़ी की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो झाड़ी की जो झाड़ी की जो आकृति होती है वृक्षों की तुलना में बहुत ही छोटी है ना, वृक्षों की तुलना में मध्य होती है, छोटी नहीं कह सकते हैं, फिर भी वृक्षों की तुलना में मध्य होती है, वृक्षों से छोटी होती है। और झाड़ियों के पास में एक केंद्रीय यानी कि इनके पास में कोई केंद्रीय तना नहीं पाया जाता है, जबकि हमने वृक्ष में एक केंद्रीय तना देखे थे साथियों, केंद्रीय तना हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। लेकिन झाड़ियों की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका जो आकार है पहला तो मध्याकार का होता है, और इनमें झाड़ियाँ यानी कि इनके झाड़ियों के पास में कोई केंद्रीय तना नहीं होता है, और इसमें शाखाएं तना के आधार के पास में यानी कि भूमि के पास है ना, भूमि के पास से निकली हुई होती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट की ओर जाने से पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो झाड़ी वाले पौधे के अंतर्गत, झाड़ियों के अंतर्गत जो पौधे आने वाले हैं वो है गुलाब, उसके बाद में मेहंदी, गुड़हल, नींबू, धनिया, और उसके बाद में बोगन विलिया है ना, बोगन विलिया हो गया, नागफनी हो गया। ये कुछ जो प्रमुख जो पौधे होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं अगले प्रकार पे, यानी कि अगले पौधे के प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, साग। तो साग क्या होता है, साग वे पौधे होते हैं जिनका आकार जो होता है झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं उनसे भी बहुत ही छोटा आकृति के होते हैं, और इनका जो तना होता है कैसा होता है, कोमल और हरा होता है ना। इनका तना कैसा होता है, कोमल और हरा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सरसों, देखा होगा आपने बैगन, देखा होगा आपने पालक को देखा ही होगा, है ना। तो इनकी पत्तियां कैसी होती है, एक तो हरी होती है, उसके बाद साथ साथ में उनकी पत्तियां कैसी होती है, कोमल होती है, और इनमें अधिक शाखाएं नहीं पाई जाती है ना। कैसे अधिक शाखाएं नहीं पाई जाती है, जैसे कि पालक हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, बैगन हो गया, है ना। और उसके साथ साथ में पुदीना हो गया, धान हो गया। ये कुछ प्रमुख जो उदाहरण है जो कि साग के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक है। तो साग के अंतर्गत क्या है कि साग के अंतर्गत आने वाले जो पौधे वे पौधे होते हैं जिनकी आकृति जो होती है झाड़ी वाली पौधों की आकृति से कैसी होती है, छोटी होती है, और इनमें इनका जो तना कैसा होता है, कोमल, और इनकी जो पत्तियां भी कैसी होती है, कोमल हरी होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट अगला जो प्रकार है वो है घास, ठीक है। घास वाले पौधे, ठीक है। तो घास वाले पौधों में क्या इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, उस घास वाले जो पौधे होते हैं जितने जमीन के अंदर यानी कि जितने जमीन में होते हैं, जमीन के ऊपर में होते हैं, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैली हुई होती है, और इनकी जो जड़ें होती है जमीन के अंदर फैली हुई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है क्या, क्योंकि जब हम कई बार घास को उचकाने का प्रयास करते हैं, तो घास का जो आधा पार्ट जो होता है जिसे हम पकड़ के रखते हैं, जिसे हम खींचने का प्रयास करते हैं, वो हमारे हाथ में आ जाता है, और नीचे का जो पार्ट है वो जमीन में ही टूट कर रह जाता है ना। तो ये इसका कारण यही होता है कि इनकी यानी कि इसकी जो जड़ें जो होती है या फिर इसका जो भाग, आधा भाग जो होता है जितना जमीन के ऊपर में होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है, और घास की जड़ें कैसी होती है, बहुत मजबूत होती है, जिसे बहुत सारे किसान भाई खुरपी के माध्यम से निकालते हैं, और खेतों में आपने देखा भी होगा कि खुरपी के माध्यम से घास को खोदा जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे जो कि पौधे के अंतर्गत आने वाले थे। पहला क्या हमने चर्चा किया, वृक्ष पे चर्चा किया, उसके बाद में झाड़ी के अंतर्गत जो आने वाले पौधों पे नजर डाले हमने, फिर उसके बाद में शाख और वृक्ष। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं पौधे के कुछ अन्य प्रकारों पे, ठीक है। तो पौधे के कुछ इन प्रकारों से छोड़ के और दो प्रकार के होते हैं जो कि विसर्पी लता के अंतर्गत आते हैं या फिर आरोही लताओं के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का है साथियों कि एक नंबर का जो क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। सो पौधे के प्रकार के अंतर्गत पहला हम यहाँ पे नजर डालते हैं विसर्पी लता। विसर्पी लता क्या होती है, सो वे पौधे होते हैं या हम कह सकते हैं जिन पौधों का जो तना होता है काफ़ी कमज़ोर होता है ना, काफ़ी कमज़ोर होता है। यदि तना कमज़ोर होगा तो वह पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा, स्वाभाविक सी बात है ना। वह खड़ा नहीं हो पाता है, सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, और ज़मीन पर क्या होता है, अगर खड़ा नहीं हो पाएगा तो ज़मीन पर यानी कि फैलते हुए जाता है, फैलते हुए जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्पी लताएं कहते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी ऐसी लताएं होती है, जैसे कि लौकी का बेला आपने देखा होगा, कद्दू देखा होगा, उसके बाद में खरबूजा देखा होगा, है ना। उसके बाद में
जो शकरकंदी जो होती है उसे आपने देखा होगा। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि खड़े नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, कमज़ोर होता है। इसी कारण इनकी जो इनके यानी ये जो पौधे जो होते हैं ज़मीन पर फैली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, है ना? जिसे हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, उन उदाहरणों को भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उदाहरण से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरोही लता, है ना? तो यहाँ पे आपको विसर्पी लता और आरोही लता में कंफ्यूज नहीं होना है। और आप लोगों का मैं एक एक डाउट को मैं क्लियर करते चलूंगा साथ ही, है ना? आरोही लता क्या होती है? आरोही लता वे लताएं होती है, वे पौधे होते हैं जिनका जो तना कमजोर तो होता है ना? कमजोर तो होता है, लेकिन ये किसी पौधे के साथ, किसी पेड़ या फिर किसी वस्तु के माध्यम से, हम कह सकते हैं किसी चीज के माध्यम से, किसी चीज के सहारे से सहारा लेकर वो कैसे ऊपर चढ़ जाते हैं। इनके उदाहरण कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है, आपने देखा होगा मटर का जो पौधा देखा होगा, उसके बाद में खीरा आपने देखा होगा, अंगूर आपने देखा होगा, करेला आपने देखा होगा, और मनी प्लांट, है ना? ये ऐसे पौधे होते हैं जो जिनकी तना कमज़ोर तो होती है ना, जिनकी तना कमज़ोर तो होती है, लेकिन ये किसी किसी पौधे के सहारे के माध्यम से या फिर अन्य किसी वस्तु के माध्यम से वस्तु का सहारा लेकर क्या करते हैं, उनमें चढ़ जाते हैं, अर्थात ये खड़ी हुई अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं, है ना? तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको मैं बार बार यही बोल रहा हूँ साथियों कि आपको विसर्पी लता और आरोही लता में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको याद यही रखना है कि वे पौधे होते हैं जिनकी तना कमज़ोर होती है। कमज़ोर होने के कारण वे किसी भी पौधे का सहारा नहीं ले पाते, वे खड़े ही नहीं हो पाते। जैसे कि आपने कद्दू देखा होगा, क्योंकि कद्दू जो है किसी पौधे के सहारे के माध्यम से या किसी पौधे के माध्यम से खड़ा है, यानी कि खड़ी हुई आकृति में आपको जो है नहीं देखने को मिलता है ना। तो ये हो गया, कद्दू हो गया, खरबूजा हो गया, लौकी हो गया, तरबूज हो गया, शकरकंदी, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि विसर्पी लता कहलाते हैं ना, विसर्पी लताओं के अंतर्गत आने वाले पौधे होते हैं, ठीक है? और इसी के बाद में आरोही लता वाले जो पौधे होते हैं, वे पौधे होते हैं इनकी तना कमजोर तो होती है, लेकिन ये किसी भी पौधे के माध्यम से या किसी भी वस्तु का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि मटर हो गया, खीरा हो गया, अंगूर हो गया, करेला हो गया, और मनी प्लांट के से आपको यहाँ पे याद रखना है कि मनी प्लांट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसकी जो फूल है साथी, इसकी फूल, इसमें फूल नहीं होता है ना। मनी प्लांट ऐसा पौधा होता है जिसमें फूल नहीं होता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे पौधे के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों पे हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। अब हम पौधे के अलग अलग जो भाग होते हैं, उनके जो अलग अलग पार्ट है, वो चाहे तना हो, फूल हो, पत्ती हो, या उनकी शाखाएं हो, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे नजर डालते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं तना पे, ठीक है? सो हम पहले नजर डालेंगे तना पे। सो तना क्या होता है? तना जो होता है सभी, तना शाखाएं हो, तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं, ठीक है? ये आपको भी पता है ना? उसके बाद में ये क्या होता है, ये जो तना होता है, तना ऊपर की ओर, है ना? तना जो होता है, तने के माध्यम से जल क्या होता है, ऊपर की ओर चलता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। और तना जल एवं खनिज, तना जो होता है जल एवं खनिज अन्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जल में घुले अन्य जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, उन्हें जल के माध्यम से या जल के साथ में पौधे के अन्य अवयवी भागों में, पहुंचाने का कार्य किसका रहता है? तने का रहता है। और तने के माध्यम से ही अन्य खनिज पदार्थ जो है पौधे के अन्य भागों में पहुंच पाती है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है ना, जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है ना, जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नोड कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? और इसी के बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं पत्ती पे, ठीक है? तो तना के बारे में आपको पता चल गया होगा, पता
हो गया होगा और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ये भी आप समझ गए होंगे कि पत्तियों के अंदर सॉरी तना में आपसे यही पूछा जा सकता है कि वह कौन सा भाग होता है जिसमें पत्ती एवं तना निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं। सो आपको यही याद रखना है, उसे कहा जाता है क्या, नोड कहा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। ठीक, इसी के बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं पत्ती पे। ठीक है, तो पत्ती क्या होता है, पत्ती पौधे का वह भाग होता है जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा हुआ होता है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, वह पौधा तने से जुड़ा हुआ, यानी कि पत्ती जो होता है तने से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णपाती और सॉरी पर्णव्रत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पर्णव्रत कहते हैं। और पत्ती का जो चपटा जो भाग होता है, भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं ना। पत्ती का जो चपटा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फलक, इसे हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फलक कहा जाता है। ठीक है, और यही पे यदि हम बात कर सकते हैं, पत्तियों की जो रेखाएं, जो रेखित संरचना जो होती है ना, पत्तियों की जो रेखित संरचना जो होती है, इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती है ना, इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती, संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। और पत्ती के बीच, यानी कि पत्ती के बीच में एक मोटी सीरा जो पाई जाती है ना, ये वाली जो भाग होती है, सीरा होती है, और जिसके माध्यम से सीरा, यानी कि जिसके, यानी कि जिसे मध्य सीरा भी कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, मध्य सीरा, है ना, अब क्या कहते हैं, मध्य शिरा भी कहा जाता है, मध्य सिरा भी कहा जाता है। और पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहा जाता है ना। ये जो बनाया गया जो डिजाइन होता है ना, इस बनाए गए डिजाइन को कहा जाता है सिरा विन्यास कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो मैंने आप लोगों को क्या बताने का प्रयास किया सकता हूँ कि पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी हुई होती है ना, जिसके द्वारा तने से जुड़ी हुई होती है ना, जिसके द्वारा तने से जुड़ी हुई होती है, जिसके द्वारा तने से जुड़ी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पर्णव्रत, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पर्णव्रत कहते हैं। और पत्तियों के चपटे भाग, ये जो चपटा हुआ भाग होता है, इसके हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और पत्तियों की जो रेखित संरचनाएं जो पाई जाती है, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बताने का प्रयास किया, उसे हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। और पत्ती के बीच में जो मोटी सीरा पाई जाती है ना, मोटी सीरा पाई जाती है, जिसे हम मध्य सीरा कहते हैं। और पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाया गया जो डिजाइन होता है ना, उस डिजाइन को सिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, यदि सिरा विन्यास जो है, यह डिजाइन मध्य सिरे के जो है, मध्य सिरे के दोनों आइट साइड, है ना, दोनों किनारों पर पाया जाता है ना, दोनों किनारे की ओर जल जैसी दिखाई, यानी कि जाल जैसी दिखाई देता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, है ना, कैसे जाल जैसी दिखाई देता है। और यहाँ सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है, सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, तुलसी का पत्ती देखा होगा आपने, धनिया का तो एटलीस्ट देखा ही होगा आपने। उसके बाद में गुड़हल हो गया, गुड़हल की जो पत्तियां जो होती है, ये प्रमुख जो पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, यानी कि सीरा विन्यास, है ना, विन्यास जालिका रूपी पत्तियां इनमें पाई जाती है, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट कि वे पौधे या वे पत्तियां जिनमें जिनमें जो है सिरा विन्यास जालिका पाई जाती है, वे पौधे कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, तुलसी, धनिया, गुड़हल, है ना, ये प्रमुख पौधे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है ना, ये आपको पता है। और इस क्रिया के माध्यम से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है ना, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे की बड़ी मात्रा में ना, पौधे की बड़ी मात्रा में जल को, यानी कि पौधे की बड़ी मात्रा में क्या होता है, जल को वायुमंडल में छोड़ा जाता है ना। जिससे होता है क्या कि पत्ती जो है जल का उपयोग कर कर अपना भोजन बनाने के लिए करती है ना। पत्तियां जो होती है अपना भोजन बनाने के लिए जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए करती है। और पत्तियों से ही जल की क्या होती है, कुछ मात्रा में, पत्तियों से ही जल की कुछ मात्रा में कमी के, यानी कि कमी अर्थात हम कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है कमी, किसके, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। ठीक है, और पत्ती में क्या पाया जाता है, पत्ती में आपने देखा होगा मंड पाया जाता है, और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, है ना। पत्ती में क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है, जो कि कच्चे आलू में भी यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने देखा पत्ती। ठीक है, पत्ती के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, वो आपने अच्छा से
समझा होगा। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जड़ पे, है ना। क्या है, हम यहाँ पे नजर डालते हैं जड़ में, ठीक है। इसी के बाद में जड़ की अगर हम बात करें तो जड़ क्या होते हैं, जड़ वह भाग होता है जो कि पौधे को सहारा देता है, साथ ही साथ मिट्टी के अंदर से जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को ग्रहण करके पौधे के अन्य भागों तक जो पहुंचाने का जो कार्य होता है ना, या हम कह सकते हैं जड़ के माध्यम से ही पौधा जो होता है मिट्टी से अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाता है ना। सो इसमें क्या होता है, यह मिट्टी से पहला तो जल को अवशोषित करता है, दूसरा जड़ पौधे को क्या करता है, मिट्टी के माध्यम से जमाए रखता है, अर्थात उसे सहारा देता है ना। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा मिट्टी के अंतर्गत या जड़ के अंतर्गत जो पौधे आते हैं ये होते हैं गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, और उसके बाद में टपियोका। ये प्रमुख जो पौधे होते हैं जड़ के अंतर्गत आने वाले हैं, और इन्हें हम क्या करते हैं, खाने के रूप में भी इनका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और आगे हम ये पौधों के बारे में भी, हर एक अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनका हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, और ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जिनका हम फूल के रूप में उपयोग करते हैं। इन सब के बारे में हम एक एक पे नज़र डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं पहला जड़ों के प्रकार, क्योंकि हम जड़ पढ़ रहे हैं तो जड़ों के प्रकारों पे हम नजर डालते हैं। तो जड़ सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है मूसला जड़। क्या होता है, मूसला जड़, ठीक है। नेक्स्ट अगला है रेशेदार जड़। क्या होता है, रेशेदार जड़, ठीक है। तो एक एक पर हम नजर डालते हैं। पहला रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ क्या होती है, ऐसे जड़ी होती है, वे ऐसे पौधे होते हैं जिनका यानी कि जिनमें एक मुख्य भाग यानी कि इनका जो एक मुख्य जड़ होता है, इनमें एक मुख्य जड़ होता है और इससे कई जड़ें निकलती है ना, इससे कई जड़ें निकलती है। कोई एक जड़ होता है, मुख्य जड़ होता है, और इसमें जो है कई जड़ें निकलती है ना। क्या होती है, इनमें कई जड़ें, छोटी छोटी जड़ें निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और इनमें कई प्रकार की अन्य जड़ें भी निकलती है, और इस प्रकार जड़ों को हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और मूसला जड़ जमीन के, है ना, जमीन में अधिक गहराई तक जाती है ना। कैसे अधिक गहराई तक जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा चना आपने उचकाने का प्रयास किया होगा, उसके बाद में जो चुकंदर आपने देखा होगा, टमाटर आप सॉरी मटर आपने देखा होगा, मूली आपने देखा होगा, और मूली नहीं देखा तो गाजर तो देखा ही होगा। मूली, गाजर हो गया, अंगूर हो गया, और उसके बाद में आम, सरसों, है ना। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो जड़ें जो होती है मूसला जड़ें पाई जाती है। इनमें कैसे मूसला जड़ें पाई जाती है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं रेशेदार जड़। तो रेशेदार जड़ या जड़ कहें या फिर जकड़ा जड़, है ना। तो ये वे कैसे पौधे होते हैं, इसमें इनकी जो जड़ी जो होती है ना, इनकी जड़ें तने के ऊपरी यानी कि तने के आधार से निकली हुई होती है ना, तने के आधार से निकली हुई होती है। और इस प्रकार के ये कैसे जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जा पाती है ना, जमीन के अधिक गहराई तक नहीं जा पाती है। जमीन के चारों ओर कैसी फैली हुई अवस्था में पाई जाती है ना, जमीन के चारों ओर कैसे ऐसे फैली हुई अवस्था में पाई जाती है ना, ये अधिक गहराई तक नहीं जा पाती है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा मक्का, है ना, गेहूँ गेहूँ देखा होगा आपने, मक्का देखा होगा, है ना, मक्के का पौधा देखा होगा। उसके बाद में प्याज तो एटलीस्ट देखा ही होगा, और उसके बाद में धान जो देखा होगा आपने। इनकी जो जड़ी जो होती है ना, आइट साइड फैली हुई अवस्था में पाई जाती है ना। इसी कारण क्या होती है, इनकी जो जड़ी जो होती है अधिक गहराई तक नहीं जा पाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और प्रमुख उदाहरण भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, प्याज हो गया, है ना, ये प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अब अगला प्रकार जो है पुष्प के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पुष्प जो है पत्ती के बाद में या जड़ के बाद में हम नजर डालते हैं यहाँ पे पुष्प की ओर, ठीक है। ये हम कह सकते हैं फूल। तो फूल जो होता है पौधे का क्या होता है, प्रजनन अंग होता है ना, प्रजनन अंग होता है, जो कि दो प्रकार से होता है। पहला एकलिंगी, है ना, पहला क्या होता है एकलिंगी, उसके बाद में दूसरा होता है उभयलिंगी, ठीक है। उभयलिंगी पुष्प हम एक एक पे नजर डालते हैं। एकलिंगी पुष्प क्या होता है, जिसमें केवल क्या पाया जाता है, जिसमें पुंकेसर अर्थात हम कह सकते हैं पुरुष प्रजनन अंग, और दूसरा जो पाया जाता है इसमें स्त्री केसर अर्थात महिला प्रजनन अंग, है ना, महिला प्रजनन अंग
पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं कुछ प्रमुख उदाहरणों की ओर। ठीक है, सो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा पपीता जो आपने देखा होगा, खरबूजा सॉरी खजूर आपने देखा होगा, मक्का आपने देखा होगा, उसके बाद में जो है खरबूजा आपने देखा होगा, साइकस, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि एक लिंगी अंतर्गत एक लिंगी पौधे के अंतर्गत आते हैं ना। कैसे? एक लिंगी पौधे के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पौधे हैं ना, एक लिंगी पौधे के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पौधे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और प्रमुख उदाहरण भी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। इसमें सामान्य क्या होता है कि इनमें प्रजनन अंग की जो संरचना होती है और इनके उदाहरण जैसे कि आपने देखा होगा खजूर, मक्का और खरबूजा है ना, सॉरी तरबूज। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करें उभयलिंगी पुष्प की, तो उभयलिंगी पुष्प में होता क्या है कि वे पौधे होते हैं जिसमें नर एवं मादा है ना, जिसमें क्या होता है, नर और मादा प्रजनन अंग इसमें पाई जाती है। जैसे कि आपको पौधे देखने को मिलेगा, धतूरा हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, उसके बाद में जो ट्यूलिप ऐसे पौधे होते हैं जो कि जिसमें कि कैसा उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख उदाहरण थे। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो एकलिंगी पौधे जो होते हैं, इनमें आपको बस यही याद रखना है कि इसमें पहला तो पुंकेसर पाया जाता है, अर्थात यदि पुंकेसर है तो पुरुष प्रजनन अंग और एक स्त्री केसर अर्थात महिला प्रजनन अंग इसमें पाया जाता है। और इसके प्रमुख उदाहरण जैसे कि मैंने आपको बताया, पपीता हो गया, खजूर हो गया, मक्का, तरबूज, साइकस है ना, ये कुछ प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद में उभयलिंग में आपको क्या याद रखना है कि वे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा प्रजनन अंग पाया जाता है, जैसे कि धतूरा, गुड़हल है ना, जैसे कि धतूरा हो गया, उसके बाद में गुड़हल हो गया है ना, गुड़हल हो गया, धतूरा, गुड़हल, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा गुलाब है ना, साथ ही साथ गुलाब हो गया है ना। ये वैसे पौधे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं ना, कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो इनकी जो भाई दल, इनमें क्या हो जाता है, भाई दल के रूप में पंखुड़ी हो गया, उसके बाद में पुंकेसर और स्त्री केसर है ना, पुंकेसर और स्त्री केसर, और पराग फूल के प्रमुख भाग होते हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं फूलों के कुछ अन्य प्रकार। अब यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से एक एक पॉइंट, एक एक नंबर लेके आने वाला है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको एक एक नहीं, दो दो नंबर आपको देखने को मिलेगा। बस आपको हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना होगा। हम नजर डालते हैं फूलों के कुछ अन्य प्रकार, क्योंकि फूलों के अन्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि फूल कभी कुछ खास दिनों में निकलता है, तो कभी हमने देखा कि फूल रात में खिलता है। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि दिन में खिलते हैं और रात में नहीं खिल पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूल है। हम एक एक पे नजर डालते हैं। पहला हम नजर डालते हैं पेड़ पर लगने वाले फूल। तो पेड़ पर लगने वाले फूल फूल है गुलमोहर है, गुलमोहर हो या फिर कदम, ये दो ऐसे जो पौधे होते हैं, ऐसे फूल होते हैं जो कि पेड़ पर लगने वाले फूल है। दूसरा जो है झाड़ी पर लगने वाले, तो झाड़ी के पर लगने वाले एक हो गया गुलाब और गुड़हल है ना। क्या होता है, गुलाब और गुड़हल, ये कैसे हैं, पहला पॉइंट तो ये कैसे उभयलिंगी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये कैसे आते हैं, झाड़ी पर पाए जाने वाले है ना, झाड़ी के रूप में पाई जाने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि इनकी शाखाएं कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा झाड़ी के रूप में आपको दिखाई दे रही है, तो है ना। तो ये कुछ प्रमुख उदाहरण जैसे कि गुलाब हो गया और गुड़हल हो गया। ठीक है, इसी के बाद में बेल ही हम कह सकते हैं बेला के रूप में है ना। बेल के रूप में आपको देखने को मिलेगा चंपा और रात की रानी है। चंपा और रात की रानी, ऐसे ये पौधे होते हैं, चंपा और रात की रानी है ना। ये वैसे पौधे होते हैं, ये ऐसे फूल होते हैं जो कि कैसे, जिसमें कि बेला के रूप में, इनका पौधा कैसा बेला के रूप में पाया जाता है ना। ये प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं पानी के अंदर है ना, पानी यानी कि पानी में पाए जाने वाले पौधे। तो पानी में पाए जाने वाले पौधे के जो फूलों के अंतर्गत आने वाले, एक तो कमल हो गया, और नेक्स्ट अगला है
कुमुदनी, है ना। तो ये दो ही पौधे हैं और इनको तो आप अच्छा से याद ही रख रख लूँगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। नेक्स्ट अगला पॉइंट है रात में खिलने वाले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रात में खिलने वाले ऐसे कौन कौन से पौधे हैं या ऐसे कौन से फूल हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे चमेली और रात की रानी, है ना। चमेली और रात की रानी, तो ये आपको याद रखना है कि ये कैसे रात में खिलने वाले पौधे हैं, रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं, है। रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने रात में खिलने वाले पुष्प देख लिया। अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं कि दिन में खिलते तो है लेकिन रात में बंद हो जाते हैं। ऐसा कौन सा पुष्प है। तो आपको एक ही पुष्प देखने को मिलेगा और वो है सूरजमुखी, है ना। ये कैसा है कि आपको रात में नहीं दिखेगा, है ना। दिन में खिलता है, ठीक है। दिन में खिलता है लेकिन रात में नहीं खिल पाता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, एक ही है सूरजमुखी, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो प्रकार है वो है कुछ खास महीने में खिलने वाले पुष्प भी होते हैं, जैसे कि रजनीगंधा हो गया और मोगरा। ये दो ऐसे पौधे होते हैं जो कि खास महीने, है ना, जो कि खास दिनों में या खास महीनों में खिलते हैं ना। कैसे खास महीनों में खिलते हैं, ठीक। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि खास साल में खिलते हैं। पहला तो हमने देखा कि खास महीने में खिलने वाले, तो खास महीने में रजनीगंधा हो गया, उसके बाद में मोगरा है। रजनीगंधा और मोगरा दो ऐसे पौधे होते हैं जो कि खास महीने में खिलते हैं। नेक्स्ट अगला कुछ खास साल में भी खिलने वाले हैं और जैसे सॉरी साल भर में भी साल भर खिलने वाले हैं। सो वो है गुलाब और गुड़हल, है ना। क्या है, गुलाब और गुड़हल। ये कैसे होते हैं, गुलाब और गुड़हल साल भर खिलते हैं, ठीक है। कैसे, साल भर, साल भर खिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। साल भर खिलने वाले हैं। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें कभी फूल पाया ही नहीं जाता। और मैंने इसके बारे में बताया भी था। कौन सा है, मनी प्लांट। मनी प्लांट जो कि ऐसा पौधा होता है जिसमें फूल नहीं पाया जाता है, ठीक है। फूल नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसी के बाद में कुछ ऐसे फूल भी होते हैं, जैसे पौधे भी होते हैं जिनका जो फूल है जिन्हें हम सुगंध के माध्यम से पहचान लेते हैं ना। सुगंध के माध्यम से, सुगंध यानी कि सुगंध के माध्यम से हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं, आंख बंद कर कर भी पहचान लेते हैं। वो है गुलाब हो गया, चमेली हो गया और गेंदे, ठीक है, गेंदा। ये कुछ प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। और कुछ ऐसे पौधे, ऐसे फूल भी होते साथियों जिनका हम जो है रंग के रूप में इनका उपयोग करते हैं, जैसे कि जैसे कि गुलदावरी हो गया और जीनिया और गेंदा, है ना। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम इन फूलों के माध्यम से ही कलर या हम कह सकते हैं रंगों का निर्माण हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और कुछ दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ फूलों का, जैसे कि गुलाब हो गया और गुड़हल, है ना। गुलाब और गुड़हल इनका हम इतना उपयोग करते हैं, इतना उपयोग करते हैं, इनका दवाइयों के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ गुड़हल की, तो गुड़हल पहला तो ये साल भर खिलने वाला फूल होता है। दूसरा, ये उभयलिंगी है। तीसरा, मैंने बताया था कि ये झाड़ियों के अंतर्गत, झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। इनके फूल जो होते हैं झाड़ी के रूप में खिलते हुए हैं। इनकी पौधे कैसे झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। दूसरा हमने क्या देखा, तीसरा चौथा पॉइंट हमने क्या देखा, एक ही दो जो ऐसे जो पौधे हैं और उन्हीं से कुछ निकल के सामने आ रहे हैं दवाइयों के रूप में उसको इस्तेमाल किए जाने वाले जो पुष्प है। एक तो गुड़हल हो गया और गुलाब हो गया, ठीक है। ये कुछ प्रमुख जो उदाहरण है और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, है ना। गुल दाऊदी का जो पुष्प है इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अब नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर, और वो है जलीय पौधे, ठीक है। तो जलीय पौधे के यदि हम यहाँ पे बात करें, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जामों में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं साथियों। वैसे यदि देखा जाए तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जली पौधे में बेसिकली होता है क्या कि इनकी जो ये पौधे की जो इनकी पौधे की जो तना जो होती है ना, वो कैसी होती है, लंबी होती है। साथ ही साथ लंबी होने के साथ साथ में खोखली होती है, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि यदि भी खोखली होती है तना, तो इनका जो वजन है वो कैसा होता है, बहुत ही कम, अर्थात हल्के होते हैं। और परिणाम स्वरूप होगा क्या, ये पानी में आसानी से तैरते हैं ना, पानी में आसानी से तैरते रहते हैं। और जली पौधे में इनकी जो जड़ी जो होती है ना, इनकी जो जड़ी की जो आकार जो होती है कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। एवं इनका मुख्य कार्य जो होता है पौधे को
तलहटी क्षेत्र में क्या करना, जमाए रखना होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कमल हो गया, और उसके बाद में जलकुंभी, ऐसे पौधे होते हैं जो कि जल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट को लेके चलता हूँ मैं, उष्णकटिबंधीय वन वाला, यानी कि वर्षा वाला वन क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है ना। एक एक पॉइंट, क्योंकि हम पौधे पढ़ रहे हैं तो पौधे के हर एक प्रकार को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब उष्णकटिबंधीय जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो वन आते हैं उन पे भी हमें यहाँ पे नज़र डाल देते हैं कि किस क्षेत्र में कौन से प्रकार के जो वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन यानी कि वर्षा वाले जो वन पाए जाते हैं वो सामान्यतः हमें जो है पूर्वी हिमालय की अगर हम बात करें, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर जो राज्य है, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद में नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, और मणिपुर हो गया, और मिजोरम हो गया, त्रिपुरा इत्यादि जो देश हैं, ये प्रमुख जो ये प्रमुख जो राज्य है जिसमें कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो अन्य अनेक प्रकार, यानी कि कुछ अन्य प्रकार के जो यहाँ पे स्टेट है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तथा जो अंडमान निकोबार में भी इस प्रकार के जो वन सामान्यतः हमें देखने को मिलते हैं। और उस उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो वन होते हैं, ये कैसे जैव विविधता की अधिकता के कारण होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं जैव विविधता होता क्या है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलने वाला है। सो जैव विविधता के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। सो बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स होता है, बायो का अर्थ होता है जीवित वस्तु, और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे डाइवर्सिटी की, अर्थात जीवित वस्तु के बाद में ये होता है विभिन्न प्रजाति। अर्थात हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जीवों की विभिन्न जातियां है ना, जीवों की विभिन्न जातियों का एक समूह या एक स्थान पर जीवों का विभिन्न यानी कि जीवों अर्थात हम कह सकते हैं जीवों की विभिन्न प्रजातियां एक ही स्थान पर पाई जाती हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि आपने अभ्यारण्य देखा होगा, जैव विविधता के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं एक एक पॉइंट पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक पॉइंट, एक लाइन आपका एक नंबर लेके आने वाला है। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा से देखें और हर एक पॉइंट को आप मिस ना करें। तो पहला जो पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। सो सबसे पहला इसका जो प्रयोग है सन 1985 में। कब? 1985 में किया गया था। किसके जो है ई, यानी कि इसका जो इस शब्द का सबसे सर्वप्रथम जो प्रयोग इसके द्वारा डब्ल्यू जी रोजन के द्वारा किया गया था ना। कब? 1985 में किया गया था, जो कि आपको डेट याद रखना है। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन जो है ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कब, 22 मई को है ना, 22 मई को जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ भारतीय संसद द्वारा यहाँ पे जैव विविधता अधिनियम जो कि 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। कब? 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। तो यहाँ पे से आपको या तो सन पूछ लिया जाएगा, या फिर जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा दिया गया। सो जीरो यानी कि WG रोजन के द्वारा दिया गया, या फिर भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। तो 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं भारत पे। हम आ ही रहे हैं कि भारत को द्वारा जो है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम के 11 दिसंबर 2002 को पारित किया था। ठीक है, तो ये आपको पता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक एक पे नजर डालते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरा जो है दूसरा क्या है? मलाय क्षेत्र। तीसरा जो पॉइंट है मरुस्थल, पश्चिमी घाट और अर्धशुष्क क्षेत्र। उसके बाद में दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है। उसके बाद में उत्तर पूर्वी क्षेत्र आ जाते हैं पूरे। और उसके बाद में गंगा का जो मैदान है। और नेक्स्ट अगला है
द्वीपीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र, ये प्रमुख 10 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पूरा यानी कि जिनके माध्यम से पूरा भारत फैला हुआ है ना। तो भारत को कितने 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है और एक एक भाग को मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा जो है हिमालय, तीसरा जो है मरुस्थल, पश्चिमी घाट, उसके बाद में अर्धशुष्क क्षेत्र, नेक्स्ट अगला है दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, नेक्स्ट अगला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा का मैदान, और उसके बाद में जो है द्वीपीय क्षेत्र हो गया, उसके बाद में तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये कुछ प्रमुख पॉइंट जो थे जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे बात करें जैव विविधता के तथ्य, कुछ जो स्थल है उनके बारे में हम यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। सो जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की यदि हम बात करें तो इससे कितने 36 हॉट स्पॉटों में, यानी कि पूरा विश्व जो है कितने 36 हॉट स्पॉटों में यानी कि 36 हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, जिसका जो विस्तार यदि हम देखें तो वर्तमान में कितना 2.4% क्षेत्र पर है और पूरा विश्व में चिन्हित है ना। पूरे विश्व में कितने 36 हॉटस्पॉट में चिन्हित है और इन्हीं 36 में से भारत जो है, इन्हीं 36 में से कितने 4 भारत में स्थित है। ठीक है, कितने 4 भारत में स्थित है और वो कौन कौन से हैं उन पे भी हम यहाँ पे नज़र डालेंगे। ठीक है, तो विश्व में प्रमुख सबसे प्रमुख जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक वन है ना, अटलांटिक वन, उसके बाद में पूर्व मलेशियाई, उसके बाद में द्वीपीय समूह हो गया, उसके बाद में दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, उसके बाद में मेडागास्कर के द्वीपीय समूह, और उसके बाद में मध्य अमेरिका, कोलंबिया चोको हो गया, उसके बाद में मध्य चिली हो गया, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है पूर्वी हिमालय और या फिर पश्चिमी हिमालय या श्रीलंका हो गया, या फिर इंडो बर्मा इत्यादि। ये प्रमुख जो यहाँ पे जैव विविधता स्थल है जिनके यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है इनके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट के नाम क्या क्या है। तो पहला जो नाम है पहला है इंडो बर्मा क्षेत्र, नेक्स्ट है हिमालय क्षेत्र, थर्ड है पश्चिमी घाट, और फोर्थ है कौन सा सुडालैंड है ना, सुडालैंड। तो यहाँ में से हो क्या सकता है कि आपको इन चारों में से आपको 3 जो ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं वो चाहे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये तीनों में से ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से ऑप्शन दे सकते हैं, यानी इन चारों में से 3 दिया जाएगा और उसके बाद में एक जो है आपको गलत वाला पूछ लिया जाएगा, या फिर जो है यहाँ में से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो भारत के अंतर्गत प्रमुख जो हॉटस्पॉट है कौन कौन से हैं, इंडो बर्मा हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हो गया और सुडालैंड हो गया। और इसमें टोटल पूरे विश्व के यदि हम बात करें तो पूरे विश्व में कितने 36 हॉटस्पॉट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलते हैं उन पे भी हम यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालते हैं सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष जो होता है वो कौन सा है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है वो है कौन सा है, सिकुआ का है ना, क्या है सिकुआ का। ठीक, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम देने से पहले इन पॉइंटों को आपको नोट यानी कि इन पॉइंटों को देख के जरूर जाना है साथियों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, इसके बाद में किसी प्रजाति को विलुप्त यानी किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि वह प्रजाति जो कि 50 वर्ष से अधिक है ना, 50 वर्ष से अधिक जो है दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, विलुप्त प्रकृति के अंतर्गत, यानी कि विलुप्त हम मानते हैं, विलुप्त के अंतर्गत माना जाता है ना। ठीक है, और सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाई जाती है, और साथ ही साथ जो शांत घाटी जो होती है, शांत घाटी जैसे कि केरल हो गया है ना, शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, केरल जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। और प्राणियों और पादपों की प्राणी हो या फिर पादपों की जो जातियाँ जो होती हैं इनमें अधिकता यानी कि अधिकतम विविधता पाई जाती है, जैसे उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय बंद के
आर्द्र वनों में ये सामान्यतः हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूलों की घाटी जो है कहाँ स्थित है, सो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। सो वेटलैंड दिवस मनाया जाता है कब, 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 2 फरवरी को मनाया जाता है ना, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है किससे, तो ये है नम भूमि से, है ना, नम भूमि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की सबसे बड़ी, है ना, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है कौन सा, गुजरात, है ना, कौन सा है, गुजरात है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है साथियों, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। और आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हर एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चले। और ये ऐसा क्लास है साथियों जिसे आप उठते बैठते सोते आप जो भी कर रहे हो वहाँ पे आप सुनिए, इसे चालू करके रख लीजिए और हर एक पॉइंट पे आप नज़र डालते हुए इसे सुनिए, जिससे कि आपका हर एक पॉइंट क्लियर होगा और आपके जो माइंड में हर एक पॉइंट को जो है आप सेव करके रख लोगे। मैं ऐसा आशा करता हूँ क्योंकि बहुत इजी है सर, बस जो है प्रैक्टिस आपको चाहिए, है ना, और हर एक पॉइंट को आपको समझना होगा। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे पौधे के सभी भागों पे हमने चर्चा कर लिया। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं बीज पे। ठीक है, सो बीज की यदि हम यहाँ पे चर्चा करें तो बीज क्या होते हैं, बीजों को सामान्यतः आपने देखा होगा बहुत पहले पुराने ज़माने की यदि हम बात करें, यहाँ पे प्राचीन काल में क्या होता था, बीज को सूखी लौकी में रखकर, है ना, सूखी लौकी में रखा जाता था और उसमें किया जाता है मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। साथ ही साथ उसमें नीम की जो पत्तियां जो होती हैं उन्हें डाल दिया जाता था, जिससे कि जो बीज है वो खराब ना हो, है ना। ये प्रक्रिया पहले अपनाया जाता था और पौधे जो होते हैं स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं, या आपने देखा ही होगा, है ना, दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी, यानी कि जरिए भी ये एक एक जगह से दूसरी जगह जगह तक पहुंच जाते हैं। या फिर आपने कई बार देखा भी होगा कि बहुत सारी जो पक्षियां जो होती हैं उन्हें, यानी कि बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो काम करती है, कहीं ना कहीं एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है क्या, कि जो सोयाबीन की जो फलियां होती है ना, वे पककर कैसे हो जाती है, फट जाती है और उनमें से जो बीज है कैसे बाहर निकल जाते हैं। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है जो है जो काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च हो या फिर सौंफ हो या फिर गेहूँ आदि, ये कैसे किसके अंतर्गत आते हैं, बीज के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, उनको मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो काली मिर्च आपसे पूछा जा सकता है क्या काली मिर्च बीज के अंतर्गत आता है, सो जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद में जो भिंडी जो होती है, उसके बाद में सॉरी काली मिर्च हो गया, उसके बाद में सौंफ हो गया, उसके बाद में गेहूँ, ये कैसे बीज के अंतर्गत आने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है नाशपाती हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, टमाटर, चीकू इत्यादि भी बीज के अंतर्गत बीज ही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मिट्टी में जब हम गोबर मिलाते हैं तो मिट्टी में जो केचुए जो बनती है वो यानी कि मिट्टी के लिए और पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और साथ ही साथ जो कपड़े में बंधा हुआ जो बीज जो होता है ना, कपड़े में बंधा हुआ बीज बीज जो है पानी में भिगो कर रखने से वो कहता है सुस्त सुस्त अंकुरित हो जाता है, जल्दी अंकुरित हो जाता है खुले, यानी कि भूमि के अंदर जो बीज होता है उसकी तुलना में, है ना। सो ये आपने देखा होगा क्योंकि कपड़े में बीज जो है सांस लेने, यानी कपड़े में क्या होता है, बीज को सांस लेने में सक्षम होती है ना, पौधे कैसे होती है, कपड़े के ऊपर, यानी कि कपड़े से श्वास लेने में सक्षम होती है। इसी कारण जो पौधा होता है, यानी कि इसी कारण जो बीज जो होता है बहुत ही जल्द अंकुरित हो पाता है यहाँ पे, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधा अंकुरित हो गया और आधे नहीं हुआ हो, तो आपको समझ जाना चाहिए क्या कि या तो पौधे या तो बीज बीज जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, या फिर बीज का जो पार्ट है वो कैसा टूट गया हो, या फिर बीज में कोई कीड़ा लग चुका हो, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि चावल जो होता है, चावल हो या फिर गेहूं हो या फिर ओट्स, ये सभी अनाज होते हैं और
इनका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है और इनमें बीजों को सीधे हम मिट्टी में उगाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बीजों का अंकुरन पे हम पहले हम नजर डालते हैं। तो बीज जो होते हैं, इनकी जो प्रक्रिया है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, बीजों का जो अंकुरन जो होता है, जिसमें क्या होता है, बीज एक यानी कि बीज जो होता है एक पौधे में बदलने लगता है ना, अंकुरित होकर क्या होता है, एक पौधे के रूप में बदलने लगता है, जिसमें अंकुरन की क्रिया के यानी कि प्रक्रिया के समय है ना, अंकुरन की क्रिया के समय एक छोटा पौधा का रूप ले लेता है ना, पौधे के रूप में निकलने लगता है। और यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को अवसायिक यानी कि जब बीज को अवसायिक पदार्थ वातावरण व्यावसायिक पदार्थ या फिर उसके जो पोषक तत्व चाहिए वो या फिर वातावरण मिल जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और पदार्थ और वातावरण मिलने लगता है तब ही जो पौधा स्वस्थ रूप से यानी कि बीज जो है स्वस्थ रूप से उग पाता है और अंकुरन अच्छा से हो पाता है। और साथ ही साथ बीज के अंकुरन के लिए अनिवार्य जो है बीज जो है बीज के अंकुरन के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन सॉरी, इसमें ताप जो होता है ना, ताप बीजों के अंकुरन के लिए अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि सूर्य प्रकाश के बिना अंकुरित नहीं हो पाते हैं, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ मैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो बिना बीज के, है ना, बिना बीज के उगते हैं। उन पौधों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जामों में देखने को मिले हैं, यदि आपने इससे पहले एग्जाम दिया होगा। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। तो बीज जो होते हैं बिना यानी कि बिना बीजों से उगने वाले जो वे पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं होता है और जिन्हें हम अन्य विधियों से प्रजनन कर यानी कि जिनका हम अन्य विधियों के माध्यम से प्रजनन करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एलोवेरा, है ना। एलोवेरा ऐसा पौधा होता है जिनके पत्तियों की कटिंग करके हम उगाते हैं ना, इसे हम क्या करते हैं, इसे उगाया जाता है, हम कह सकते हैं इसे संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, मनी प्लांट। मनी प्लांट को स्टेम की जो कटिंग किया जाता है, कटिंग के द्वारा इन्हें उगाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्या है, स्नेक प्लांट में क्या होता है, इनमें भी पत्तियों की कटिंग करके इन्हें उगाया जाता है। नेक्स्ट अगला है पत्थर चट्टा, है ना, यहाँ भी पत्तियों की इसमें भी पत्तियों का कलम के द्वारा से उगाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्या है, पाइनस है, पाइनस हो या पर्ण, इन पौधे में बीजों के अलावा जो इसने बीजों के द्वारा स्केल्स हो गया, उसके बाद में स्पोर्ट्स कटिंग के माध्यम से भी इन्हें हम उगा सकते हैं बीजों के अलावा। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा गुलाब का जो पौधा होता है, इनमें जो तने जो होते हैं, तनों के माध्यम से इन्हें उगाया जाता है। और जो गन्ना जो होता है, गन्ने को भी तने के माध्यम से उगाया जाता है। और जो केला जो होता है यह बिना बीज का होता है, और जो कि इनके जो तल जो होती है, इन्हें इनकी जो जड़ें जो होती है, इन्हें इनकी जड़ों के द्वारा ही इन्हें जड़ों के द्वारा उगाया जाता है। यहाँ पे जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, जो कि एग्जामों में पूछा ही जा सकता है, क्या कि तने के अंतर्गत उगने वाले जो पौधे होते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो पॉइंट है जो है गुलाब हो गया, दूसरा गन्ना, गुलाब दूसरा गन्ना, है ना। ये दो ऐसे पॉइंट है जो कि आपको एग्जामों में देखने को ही मिलने वाले हैं, तो इनको आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम पौधे के कुछ महत्वपूर्ण भागों पे हम यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जड़ के अंतर्गत हमने अभी तक जड़ पढ़ लिया, तना पढ़ लिया, पत्ती पढ़ लिया, उसके बाद में बीजों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। उसके साथ साथ में हमने फूल के अंतर्गत जो जो पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो एनसीईआरटी में दिया गया है उन पे हमने यहाँ पे नज़र डाल लिया है। अब मैं आप लोगों का रिवीजन के तौर पे मैं पुनः फिर से आप लोगों को रिपीट करता हूँ कि जो ऐसे पौधे होते हैं जो जड़ के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में हो या फिर औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, वे पौधे कौन कौन से हैं। पहला जो है मूली हो गया, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंद, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि जड़ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, तना। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये होंगे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, आलू को जड़ समझ बैठते हैं, प्याज को जड़ समझ बैठते हैं, अदरक को जड़ समझ बैठते हैं। तो ये गलती आपको कतई ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एक एक नंबर जा सकते हैं, है ना। तो तना के अंतर्गत कौन कौन सा, तना के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और गन्ना,
उसके बाद में कमल और डंठल, ये किसके अंतर्गत आते हैं? और ये आते हैं तने के अंतर्गत में, है ना। मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, जो कमल और उसके बाद में डंठल है, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तना के अंतर्गत। अब हम पत्तियों के अंतर्गत आने वाले जो पत्तियों को हम जो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं? पहला धनिया, धनिया आपने देखा होगा, पत्ता गोभी, अरबी, पालक और कड़ी पत्ता, ठीक है। ये प्रमुख अ, पौधे हैं, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ पौधे की, तो पौधे के अंतर्गत सॉरी बीज के अंतर्गत हो गया चना, हो गया बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, और उसके बाद में हरी जो मटर होती है, ये कुछ प्रमुख जो पौधे हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट अगला जो है फूल। तो फूल जिसको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना, खाते हैं, वो है सहजन, है ना। पहले क्या है? सहजन हो गया। इसके बाद में केला जो है फूल के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में कसना, है ना। तो ये तीन ऐसे पौधे होते हैं जो कि जिनका हम फूल जो है भोजन के रूप में खाते हैं, या फिर जिन्हें हम फल या फूल के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको यहाँ से एक या जो 2 नंबर है वो पक्का है साथियों कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले पे चर्चा करते हैं परागण क्या होता है ना। हो सकता है साथियों कि ये क्लास आप लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको पता है कि हमें सिलेबस में बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट डाटा देने का प्रयास कर रहा हूँ, और यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछे गए और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। उन पॉइंटों को ही मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, और हर एक पॉइंट पे मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है। तो परागकण की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो पौधे का वह भाग होता है, पौधे इसमें क्या होता है, इसमें पौधे पौधे के परागकोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक का जो पराग होता है ना, पराग का जो स्थानांतरण होता है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है ना। जो किसी वाहक जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, और पशुओं द्वारा संपन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, है ना। जिसे हम कहते हैं परागण कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और परागण के कुछ प्रमुख प्रकार अलग अलग से हैं, उन पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। पहला होता है स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण जब फूल जो होते हैं ना, जब एक फूल के परागण, है ना, अलग अलग प्रकार के परागण भी होता है ना, एक फूल के परागण जो होते हैं उसी फूल के वर्तिकाग्र में, है ना, उसी फूल के क्या होते हैं? उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और सामान्यतः स्वपरागण जो होते हैं कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में लेके चलता हूँ मैं पर परागण, है ना। पर परागण क्या होते हैं? इसमें बेसिकली होता है क्या है कि जब एक फूल जो है, एक फूल के परागकण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होते हैं ना, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं ना, परागकण कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है? परागण। परागण क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। परागण क्या होता है? परागण की कमी से पौधे में होने वाले कुछ नुकसान भी है, उन पे भी हम नजर डालते हैं। और परागकण की कमी से पौधे में फूल झड़ना, उसके बाद में फलों की सही समय पर न पकना, और उसके बाद में फलों का पकने से पहले ही झड़ना, और फलों का जो मिठास की कमी इत्यादि जो समस्याएं जो आती है वो परागण के कारण ही आती है। और परागण के कई प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो सकता है वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है। और उसके बाद में जल के द्वारा भी परागण होता है, कीटों के द्वारा भी आपने देखा होगा, कीटों के द्वारा परागण होता है। साथ ही साथ यहाँ पे पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है, और परागण होता है। नेक्स्ट अगला चमगादड़ के द्वारा भी परागण होता है, और घोंघों के द्वारा, है ना। एक एक पर हम नजर डालते हैं। पहला हम यहाँ पे नजर डालते हैं जंतु परागण। जंतुओं के द्वारा परागण कैसे होते हैं, ठीक है, उस पर हम पहले नजर डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पौधे का परागण करने को, यानी पौधे का इसमें, यानी कि प्राणियों के द्वारा पौधे का परागण करने को जंतु परागण कहते हैं। और इसमें क्या होता है? प्राणियों में से कुछ फूल, यानी कि जो प्राणियों में से कुछ ऐसे फूल होते हैं, फूलों से फल या फिर जो हम कह सकते हैं मधु संग्रहित करते हैं, और
इस प्रक्रिया में वे फूल होते हैं, वे फूल परागकोश में अपने शारीरिक पर यानी कि अपने शरीर पर लेकर के ही दूसरे फूल तक छोड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जंतु परागण कहते हैं, और इसी के माध्यम से जो यहाँ पे परागकण होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है प्राणियों के द्वारा परागकण, चमगादड़ से होने वाला परागकण, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागकण, और घोंघे के द्वारा यानी कि घोंघे के द्वारा होने वाले परागकण कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे जो परागकण है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेलो कोफिली जो है उसी के साथ साथ में कीटों के द्वारा परागकण होता है ना। और कीट परागकण जिसे कीट परागण कहते हैं, मछलियों के द्वारा कीट परागकण होता है जिसे मत्स्य परागकण कहते हैं। ये कुछ प्रमुख उदाहरण थे और जो कि आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में चमगादड़ द्वारा पौधों का जो परागकण होता है ना, परागकण होता है, साथ ही साथ चमगादड़ कई प्रकार के जो महत्वपूर्ण परागपुष्प परागपुष्प यानी कि इनमें महत्वपूर्ण परागपुष्प होता है, और विशेषकर उष्णकटिबंधीय या फिर हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वे पुष्पों के मधु एवं पराग का सेवन करते हैं और सामान्यतः बड़े सफेद हल्के रंग के सुगंधित और रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला पॉइंट पे, और पक्षी परागकण। पक्षी परागकण जो होते हैं पक्षियों के द्वारा होने वाले पौधों में होने वाले परागकण को क्या कहते हैं, पक्षी परागकण कहते हैं। ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेले कोफिली है ना, मेले कोफिली जो कि घोंघे के द्वारा यानी कि घोंघों के द्वारा है, इसके द्वारा घोंघों के द्वारा पौधे में किया जाने वाला परागकण क्या कहलाता है, मेलो सॉरी मेलेकोफिली मेलेकोफिली परागकण कहलाता है। ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ स्थली घोंघे या फिर स्लॉथ के, ये इसमें शामिल होता है। ठीक है। और कीटों के द्वारा किया जाने वाला जो परागकण कीट परागकण कहलाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा मधुमक्खी हो गया, ततैया हो गया, और जो तितलियाँ जो होती है, कीट हो गया, मक्खी हो गया, भृंग हो गया, इन सभी के माध्यम से इन सभी के शामिल होने से ही उन्हें से इनके द्वारा जो परागकण पौधे में परागकण किया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पौधे के लिए। ठीक है। इसी के साथ साथ में हम यहाँ पे नजर डालते हैं पादपों में परिस्थितिकी या फिर अनुकूलन पे एक एक पे नजर डालते हैं। तो इसमें अलग अलग पादपों के प्रकार पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जलदभिद हो गया, उसके बाद में समुद्रभिद और मरुदभिद, ऐसे अन्य जो प्रकार है एक एक पे नजर डालते हैं। तो जलोदभिद पौधे कैसे होते हैं, तो जलोदभिद पौधे के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो कि जल के स्थानों पर पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। और ये पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो पूरी तरह से इनकी जो जड़ें जो होती है ना, इनकी जड़ें हम कह सकते हैं प्रकंद आदि जल में कैसे होते हैं, डूबे हुए होते हैं ना, आदि कैसे जल में डूबे हुए होते हैं, और जो कि मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले कोमल होते हैं, और जिसे हम कहते हैं जलोदभिद पौधे कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कमल, आपने देखा होगा। उसके बाद में जो सिंगाड़ा का जो पौधा होता है वो जो है जलोदभिद पौधे के अंतर्गत आ जाता है। हाइड्रीला हो गया, और उसके बाद में वेलिसनेरिया है ना, वेलिसनेरिया या फिर जो जल कुमुदिनी, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि जलोदभिद पौधे के अंतर्गत आते हैं, जो कि जल में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला है समुद्रभिद। समुद्रभिद मीन्स क्या होता है साथियों, समुद्रभिद वे पौधे होते हैं जो सामान्यतः यानी कि सामान्य स्थानों पर उगते हैं ना, सामान्य स्थानों पर उगते हैं, जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क होती है और ना ही अधिक नमी होती है। इन पौधों को यानी कि इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में यानी कि पर्याप्त मात्रा में खनिज और जो ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं, स्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और इनके अंतर्गत वन हो गया, बाग बगीचे, खेत हो गया इत्यादि जो है इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पपीता, जो पौधा देखा होगा पपीता हो गया, नारियल, आम, गन्ना, शॉल या शीशम है ना, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, समुद्रभिद पौधों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, मरुदभिद। सो मरुदभिद के अंतर्गत क्या वे पौधे आते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं ना, जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ उगते हैं, जहाँ मृदा में पानी की जो कमी होती है, पानी की कमी होती है, और साथ ही साथ तापमान यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है। तापमान कैसे होता है, अधिक होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है और तापमान कैसे होता है, अधिक होता है। और पौधे के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे कि नागफनी आपने देखा होगा, और उसके बाद में
सहारण है ना, सहारण, कशनी, ये कुछ प्रमुख उदाहरण मरुदबित पौधे के यानी कि मरुदबित के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो है लवणों दबित पौधे हैं। लवणों दबित पौधे पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। तो लवणों दबित पौधे क्या होते हैं? लवणों दबित वे पौधे होते हैं। लवणों दबित में के अंतर्गत में इसमें क्या होता है? इसमें सोडियम इसमें मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता क्या होती है? इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे हम लवणीय अर्थात यानी कि हम कह सकते हैं खारी मिट्टी कहते हैं। तथा ऐसी मृदा मृदा में उगने वाले पौधे को हम लवणों यानी कि लवणोदबित पौधे कहते हैं, है ना? लवणोदबित पौधे कहते हैं जो कि जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं और लवणोदबित पौधे कहलाते हैं ना, जैसे कि सुनहाल आदि, है ना? सुनहाल आदि जैसे समुद्री लेवेंडर हो गया या फिर चुनहाल इत्यादि, ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। इसी के बाद में हमें पौधे के हर एक पार्ट को हमने समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ अलग अलग पौधे के प्रकारों के बारे में हमने यहाँ पे नजर डाला। अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं सिंचाई पे, है ना? तो सिंचाई अलग अलग प्रकार से होता है। हर एक प्रकार पे हम यहाँ पे पहले नजर डालते हैं। तो सिंचाई के अंतर्गत आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार से जो किसान है सिंचाई करता है और जो फसल को उगाने का प्रयास करता है। और आपने अलग अलग प्रकार देखा होगा। हम हर एक प्रकार को हम यहाँ पे नज़र डालेंगे, हर एक प्रकार पे हम यहाँ पे नज़र डालेंगे और उसी पॉइंट पे ज़्यादा हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है। तो सिंचाई की यदि हम बात करें तो सिंचाई जो है उपयुक्त वृद्धि, पौधे के लिए उपयुक्त वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना? और पौधे को कुछ अन्य जो आवश्यकताएं जो होती है, जैसे कि पौधे में अनेक यानी कि पौधे में उनके वजन, है ना? पौधे में उनका वजन का कितना 80% जो भाग होता है वो होता है क्या? जल होता है ना? पौधे का कितना 80% भाग जल होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पौधे में जल की मात्रा कितनी होती है? तो पौधे की तुलना में 80% जल पाया जाता है और पौधे के जड़ें जो होती है जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। और पौधे की सभी जो दैहिक क्रियाएं जो होती है जल की सहायता से ही होती है, जैसे कि जड़ हो गया, पोषक तत्व हो गया, मृदा से ही लेती है और पत्तियों तक पहुंचाने का जो काम है, पहुंचाने का यानी कि भोजन जल जल की उपस्थिति के कारण ही हो पाता है इनका। ठीक। और नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे नज़र डालते हैं सिंचाई की कुछ अलग अलग विधियाँ हैं और उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। ठीक। तो पत्तियों के अलग अलग जो विधियाँ हैं, पहला जो विधि है जल प्लावन विधि है, हम कह सकते हैं प्रवाह विधि, है ना? प्रवाह विधि, इसमें क्या होता है कि यह वो विधि होती है जिसमें खेत में पलेवा करने या फिर धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है ना? प्रयोग में किया जाता है प्रयोग में लाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं यानी कि प्लावन विधि कहा जाता है ना? सिंचाई का प्लावन विधि कहा जाता है, ये जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो है क्यारी विधि है। क्यारी विधि, इसमें क्या होता है क्यारी विधि के माध्यम से ये खेत में क्या किया जाता है, छोटी छोटी कैरिया बनाया जाता है या गहरे गड्ढे कर लिया जाता है और यहाँ जो है इसमें इस प्रकार से गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे कि पानी को अधिक यानी कि अधिक चक्कर ना काटना पड़े और जो पेड़ जो यानी कि यहाँ पे जो यानी कि काटने वाले जो पौधे जो होते हैं ना, ये जो पौधे जो होते हैं इन पौधों के दोनों ओर, है ना, दोनों ओर अर्थात कैरी में सिंचाई हो सके, इसीलिए जो है कैरिया बनाया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है कूड़ विधि क्या होता है? कूड़ विधि के माध्यम से यह वह सिंचाई होती है जिसमें अत्यधिक प्रचलित है, यानी कि यह अत्यधिक प्रचलित विधि है क्योंकि फसलों की दो पंक्तियां, इसमें क्या होती है फसलों की दो पंक्तियों के बीच में अनेक फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कूड़ कहते हैं। और जैसे कि आपने गन्ने का खेत देखा होगा जो कि पौधे का जो लाइन होता है उसके आइट साइड में क्या होता है, दोनों ओर जो नालियाँ पाई जाती है उससे पानी छोड़ा जाता है ना? पानी छोड़ा जाता है और इसके अंतर्गत जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया और उसके बाद में चुकंदर हो गया और उसके बाद में शकरकंद आदि इत्यादि को हम
कूड़ विधि के द्वारा जो है उनको पानी देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगला है थाल विधि। थाल विधि के अंतर्गत इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार जो है समतल थाले बनाए जाते हैं और चारों तरफ इसमें क्या पानी भर दिया जाता है और जल यानी कि इन थलों में जल भर दिया जाता है और आमतौर पर यहाँ वृक्षों की सिंचाई के लिए ही ज़्यादातर किया जाता है और फसलों में जैसे कि खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, तोरई हो गया इत्यादि के जो पौधों का सिंचाई के लिए थाल विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है छिड़काव विधि है। तो छिड़काव विधि, इस विधि में जो है फुलवारियों पर यानी कि हम कह सकते हैं छिड़क कर सिंचाई किया जाता है और जिसे यानी कि जिन क्षेत्र में पानी की कमी होती है उस क्षेत्र में इस विधि यानी कि छिड़क विधि का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है ड्रिप विधि है। ड्रिप विधि यह हम कह सकते हैं सिंचाई विधि जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये है ड्रिप विधि। और इसमें क्या होता है, इस विधि में सिंचाई के जल को पौधे के जड़ वाले क्षेत्र जो जड़ों वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बूंद बूंद करके दिया जाता है और इस विधि के माध्यम से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल है यानी कि जल की हानि नहीं के बराबर में होती है। और इस विधि में जो है पीवीसी की जो पाइपलाइन होती है, पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे ना, पाइप बिछाया गया है और यहाँ पे पौधे में कैसे जो जल जो है बूंद बूंद के रूप में छोड़ा जाता है। ठीक है, ये है ड्रिप सिंचाई विधि। ठीक है, उसके बाद में हम पौधों के बारे में भी नज़र डाल लेते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं और जो कि यहाँ से क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। और अभी तक जो पौधे आपने पढ़ा होगा उन पौधों से ज़्यादा आपको इस पौधे पे नज़र डालना होगा। ये एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? निपेथिंस। निपेथिंस वह पौधा होता है जिसमें क्या होता है, जो कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पाया जाता है। कहाँ पे? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निपेथिन पौधा किस देश में पाया जाता है? क्या इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है या मेघालय में, है ना? तो ये आपको हर एक पॉइंट को नज़र रखते हुए पढ़ना होगा। तो जो निपेथिंस जो है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में देखने को मिलता है और यह पौधा जो है कीड़े मकोड़े और जो अन्य छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनका क्या करता है, शिकार करता है। और यह लंबे घड़े जैसा आकृति का पाया जाता है। इनकी पत्तियां कैसे लंबे घड़े आकृति की पाई जाती है, जिसके ऊपर क्या होती है, पत्तियां होती है और जिस पत्तियों में क्या होता है, ढक्कन लगा हुआ होता है और इसमें एक खुशबू निकलती है ना, खुशबू निकलती है और जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े उसके अंदर बैठती है और उसके ऊपर में बैठती है और वह पत्ती गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वहीं फंस जाते हैं, अंदर ही फंस जाते हैं और यह पौधा उनका पाचन कर लेता है और उससे जो तत्व उसे चाहिए उन्हें ग्रहण कर लेता है ना। अन्य कीट पक्षी इसके अंतर्गत अन्य कीट पक्षी आते हैं, जैसे ड्रोसोफेरा हो गया, ड्रोसेरा हो गया। उसके बाद में जो है नेक्स्ट अगला जो आता है इसी के अंतर्गत में संड्यूज हो गया और क्या है, डायोनिया, है ना। ये कुछ पौधे हैं और उसके बाद में सोरोसेनिया। ये कुछ प्रमुख जो पौधे हैं जो कि आपको याद रखना है ना। किसके अंतर्गत आते हैं? इनमें इनकी जो पत्तियां जो होती है यानी कि ये वे पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, इनका पाचन करके अपनी मतलब भोजन के रूप में इन्हें ग्रहण करते हैं। ठीक, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पौधा है वो है क्रोटोन, है ना। क्या होगा? क्रोटोन वे पौधे होते हैं जो कि जमीन के बारे में, है ना, जमीन के बारे में इनकी दशा, इनकी यानी कि जमीन के बारे में जो है जमीन के बारे में दशा बता देते हैं ना। क्या करते हैं, उनकी दशा बता देते हैं, यानी कि सिग्नल दे देते हैं, किसानों को सिग्नल दे देते हैं जिसे हम क्रोटोन पौधे कहते हैं। और क्रोटोन पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादातर गहरी नहीं होती है ना, गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। और यहाँ पर इस प्रकार से क्या मिल जाता है, एक सिग्नल मिल जाता है ना, सिग्नल मिल जाता है। और सिग्नल देने का जो कार्य होता है क्रोटोन पौधा किया जाता है, क्रोटोन पौधा के द्वारा मिलता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला जो पौधा है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक क्या होता है? क्या ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक
पेड़ पाया जाता है। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत सारे साथी होंगे कंफ्यूज होंगे कि रेगिस्तानी ओक जो है रेगिस्तान में तो नहीं पाया जाता। भाई रेगिस्तान में नहीं पाया जाता, ये ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई कितनी होती है, जिनकी ऊंचाई जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, जिनकी ऊंचाई लगभग कितना 11 फीट है ना, 11 से 12 फीट होती है ना, कितना 11 से 12 फीट होती है। और इनकी पत्तियां बहुत ही कम होती है ना, पत्तियां कैसी होती है, बहुत ही कम छोटी छोटी होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनकी जड़ें जो होती है जमीन के अंदर, कितने इनकी जो जड़ें जो होती है जमीन के अंदर में है ना, जमीन के अंदर में कितने 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक पानी तक, यानी कि जब तक जाती है जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच पाती है ना। और पानी से ही यानी कि जाती है, और पेड़ों से ही यानी कि जल को तने तक पहुंचाने का कार्य जड़ों के माध्यम से ही हो पाता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है ना, पानी की कमी की महसूस होती है, तो पानी की कमी जो है इन पौधों के माध्यम से, यानी कि कमी कमी की यदि कमी होती है, हो जाती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं इनके तने के माध्यम से, यानी कि तने से क्या कहते हैं, इनके तने के अंदर एक नली डालते हैं, डालकर पानी निकालते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे इनकी जो जल जल आपूर्ति की जो कमी आती है, उसकी भी पूर्ति कहीं ना कहीं होती है। नेक्स्ट अगला क्या है, बरगद, है ना। और बरगद के बारे में आप जानते ही होंगे कि बरगद बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोगों के, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बरगद जो है, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ में यानी कि उसकी जो जड़ें जो होती है आपने लटकते हुए देखा होगा। उनकी जड़ें कैसी होती है, लटकती हुई पाई जाती है, और उनमें टहनियाँ निकलती हुई दिखती है ना, टहनियाँ निकलती है और बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और बढ़ते जाती है और ज़मीन के अंदर चली जाती है। और यह जड़ें बहुत ही मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये बरगद के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला कुछ महत्वपूर्ण जो सब्जियों के बारे में भी हम यहाँ पे नजर डालते हैं। तो अधिकतर सब्जियां पौधे के फूलों से ही प्राप्त होती है, और कुछ सब्जियां पौधे के फल के रूप में भी पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा फल के सब्जियों के रूप में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में मिलता है, जो लोहा मिलता है, गुड़, आंवला और हरे जो पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहा जो है आयरन कहाँ से ज़्यादा मिलता है। तो एक तो गुड़ हो गया, आंवला हो गया, और हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। अब विदेश से आने वाले कुछ सब्जियां जो है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन, अब आपके यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट को आपको नजर डालते हुए चलना होगा कि विदेश से आने वाले जो पौधे हैं उनको कौन कौन से हैं, हरी मिर्च और टमाटर, है ना। हरी मिर्च, टमाटर और आलू, है ना, ये ऐसे पौधे हैं जो कि कहाँ से, विदेश से आए हुए हैं ना, विदेश से आए हुए हैं। टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, और आलू कहाँ से, साउथ अमेरिका से इन्हें लाया गया है। नेक्स्ट अगला जो है गोभी और मटर जो है, ये कहाँ से, यूरोप से लाया गया है ना, कहाँ से, यूरोप से लाया गया है। ठीक है, इसी के बाद में कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी बीज और भिंडी जो है अफ्रीका से लाया गया है ना। और सोयाबीन जो है कहाँ से, चीन से लाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जो सब्जियां हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से लाए गए हैं, उन सबके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। पहला जो काली मिर्च या फिर टमाटर या फिर आलू यदि पूछ लिया जाए, ये साउथ अमेरिका से है। और जो फूल गोभी और जो मटर है ना, मटर जो है ये यूरोप से लाया गया है ना, तो यूरोप से लाया गया है। और कॉफ़ी या बीज की अगर हम बात करें, कॉफ़ी या फिर भिंडी जो है कहाँ से, अफ्रीका से लाया गया है, सोयाबीन चीन से। ठीक है, ये कुछ जो महत्वपूर्ण सब्जियां थे उनको, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब पौधे के कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसे हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन कई दफ़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पे नजर डालते हैं जड़ के रूप में। तो जड़ के रूप में हम क्या करते हैं, कौन कौन से पौधे खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा मूली आपने खाया होगा, गाजर, चुकंदर, टोकियोका, और उसके बाद में शकरकंदी, है ना, शकरकंदी, ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम जड़ को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, तना। सो तने के अंतर्गत में आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, उसके बाद में कमल और डंठल, ये कैसे
तने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो है पत्तियों के अंतर्गत में, पत्तियों के अंतर्गत धनिया हो गया, पत्ता गोभी हो गया, अरबी हो गया, उसके बाद साथ साथ में पालक हो गया और कड़ी पत्ता है, ठीक है। इसी के साथ साथ में मैं यदि मैं बीज की बात करूँ तो बीज के अंतर्गत में बाजरा, चना, सरसों, गेहूँ और हरी मटर इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण जो पौधे हैं। और उसी के साथ साथ में फूल के क्रम बात कर सकते हैं तो फूल जो है सहजन, केला और कसनार, ये तीन ही ऐसे जो पौधे होते हैं जो कि जिनका हम फूल को खाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं कुछ ऐसे जो सब्जियां जो होती हैं जिसे हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाते और वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। वे कौन कौन सी है तो जल्दी ख़राब होने वाली, जैसे कि आपने देखा होगा पालक, केला, और उसके बाद में फूल गोभी आपने देखा होगा, टमाटर आपने देखा, खीरा आपने देखा, अंगूर और बैगन, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि बहुत ही जल्द ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला यदि हम बात करें कुछ दिनों के बाद में, एटलीस्ट ख़राब तो होते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद में ख़राब होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि लौकी हो गया, आलू, प्याज, उसके बाद में नशापत्ती, चीकू, अदरक और अनानास, ये ऐसे पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी खराब नहीं हो पाते हैं, है ना। और नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, इसमें जड़ें, यानी कि इनके जो जड़ें जो होती है पौधे को सहारा देती है और साथ ही साथ जल तथा अन्य खनिज पदार्थों की आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। और जिस पौधे में एक, यानी कि जिस पौधे में एक टीन बीज बोया जाता है उसे एक टीन जमीन बोलते हैं ना, उसे क्या कहते जाता है, उसे एक टीन जमीन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कुछ पौधे में बिना बोए खेतों में भी अपने आप उगते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और अभी अब बरसात में बहुत सारे जो बहुत सारे जो खरपतवार हैं वो आप साफ करने का प्रयास भी कर रहे होंगे और बहुत जगह आपने देखा भी होगा, ठीक है। और कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं जिन्हें, जैसे कि गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है और आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। और ज़मीन के अंदर में लगभग 2 से 10 इंच तक अंदर जाती है और इन पौधों की जो जड़ें जो होती है ज़मीन के ऊपरी, यानी कि ज़मीन के अंदर में 10 फीट ज़्यादा, 10 से ज़्यादा गहराई, 10 फीट से ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि मुरझाए हुए पौधे को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन से मिलने वाले जो अवसायक जो पोषक तत्व है वो पानी के सहारे के माध्यम से पत्तियों तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम यहाँ पे नजर डाल रहे हैं पत्तियों पे, तो पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और पादपों में आपने देखा होगा पादपों की खाद्य पदार्थ, यानी पादपों की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां जो होती है, पत्तियों को हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ की हम कह सकते हैं, खाद्य फैक्ट्री भी कहा जाता है, फैक्ट्रिया भी कहा जाता है ना, खाद्य फैक्ट्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से ही पौधा अन्य खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है। और जल एवं खनिज वाहिकाओं या फिर इनके द्वारा पत्तियों के द्वारा ही पहुंचते हैं। और वाहिकाएं वाहिकाएं या नली के रूप में समान रूप से में इसमें होती है। और जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, शाखाएं एवं पत्तियां, तना इत्यादि में फैली हुई अवस्था में पाई जाती है। और पत्तियों में एक हरा वर्णक भी होता है, हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोफिल के प्रकाश है ना, क्लोरोफिल के प्रकाश की ऊर्जा है ना, क्लोरोफिल में क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में क्या करती है, क्लोरोफिल मदद करती है, पत्ती की मदद सहायता करती है। और इस ऊर्जा को का उपयोग जो है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में पत्ती की सहायता से किया जाता है। और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण के रूप में भी इसमें किया जाता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मिलती है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित किया जाता है तथा उत्पादों में खाद्य के रूप में संचित किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे चर्चा करते हैं झूम खेती की ओर। और खेती अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सो हम पहला जो खेती हम यहाँ पे नजर डालते हैं झूम खेती। झूम खेती क्या होता है, और सबसे पहले इसे समझना होगा, है ना। झूम खेती को समझना होगा और उसके बाद में हम फसल पढ़ेंगे। उसके बाद में बिना बीज वाले जो कुछ भी महत्वपूर्ण जो पौधे होते हैं उन पे भी हम यहाँ पे नजर डालने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं
झूम खेती की ओर। सो झूम खेती क्या होती है? झूम खेती वह खेती होती है जो कि एक अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से इसमें फसल उगाया जाता है और फसल काटा जाता है ना। इसमें क्या होता है, एक फसल यानी कि फसल को काटने के बाद में जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ना, कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसमें जो है खेती नहीं किया जाता है। इस जगह में बांस या फिर अन्य पौधों को उगाया जाता है और उन्हें उखाड़कर साफ नहीं किया जाता है। बाँस को काटकर गिराकर वहीं जला दिया जाता है और उस राख के माध्यम से ज़मीन में खाद का, यानी कि उस वह जो राख है ज़मीन में खाद का काम करती है और ज़मीन को जलाते हुए आस-पास जो पेड़-पौधे जो होते हैं उनके, यानी कि पेड़-पौधे जो होते हैं या फिर जलते समय जंगलों में जो नुकसान होने वाला होता है, उस नुकसान पे भी ध्यान दिया जाता है और इनका भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। फिर भी इस यानी कि फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्का से हिलाकर बीज छिड़क कर इसमें बो दिया जाता है और यह एक ऐसी खेती होती है जो कि अलग-अलग तरह के बीज, जैसे कि मकई हो गया, सब्जियां हो गया, मिर्च हो गया, चावल इसमें बोया जाता है और यानी कि फसल के समय भी अनचाही घास और जो पौधे जो होते हैं उगते यहाँ पे उगते नहीं हैं, उन्हें गिरा दिया जाता है। सॉरी, इन्हें उखाड़ते नहीं है ना, इन्हें उखाड़ते नहीं, उन्हें क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है ताकि ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए और उससे भी ज़मीन जैसा हो, उपजाऊ हो। और इनका स्थानांतरण ये कैसे होती है? स्थानांतरण खेती या झूम खेती भी इसे कहा जाता है, जो कि पूर्वोत्तरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के द्वारा यह खेती किया जाता है। नेक्स्ट अगला जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कुकुड़ जो होता है ना, कुकुड़ झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है जो कि कुकुड़ भाषा में जंगल को क्या जाता है, तोरंग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, तोरंग कहते हैं। अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जंगल की ओर, तो जंगल को हम समझ लेते हैं। सो जंगल जो है, जंगल जो अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में, कब, 2007 में पारित हुआ था और इसके अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रहते हैं या फिर एक जगह रहते हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वहाँ इस जगह पर जो चाहे वो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, है ना। ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 2007 में पारित हुआ था। और जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा के द्वारा होती है ना, जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा के द्वारा होती है और खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म हो रहे हैं। यही कारण है कि आज जंगल की जो संख्या, यानी कि पेड़ पौधों की जो संख्या है, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट अगला जो है कृषि पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। तो कृषि, अलग अलग प्रकार की कृषि होती है। कृषि एक ऐसा प्राथमिक प्रक्रिया है, ऐसी क्रिया है जिसमें फसल, फूल, सब्जी या फूल को उगाया जाता है और पशुधन पालन इसमें शामिल होते हैं और विश्व में 50%, है ना, कि इसमें विश्व में 50% कृषि के लोग जो है कृषि संबंधित क्रियाएं करते हैं और इन क्रियाओं में शामिल है। और भारत में जो है 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है और जिस क्षेत्र में, जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है ना, उसे क्या कहता है, कृषिगत भूमि कहा जाता है। और एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई प्रकार की जो केमिकल्स का यूज आज दिन पे दिन किया जा रहा है, जिससे परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है कि जो जमीन जो है कैसे बंजर होती जा रही है ना। और इसमें जड़, पत्ती, शाखाएं और सड़ने, यानी कि जड़, पत्ती, शाखाएं, इनको सड़ाने से उनके जो केचुए या फिर केचुए के जो मल से जमीन कैसा उपजाऊ बनता है और इसमें अन्य पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसी के बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं फसलों पे। ठीक है, तो पहला जो फसल जो होता है, अलग अलग प्रकार की फसल होती है। पहला होता है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये ऐसे पॉइंट है साथियों जहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे दो ना सही एक क्वेश्चन तो आपका परफेक्ट है साथियों। इस एक पेज से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, ये आप लिख के रख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाने वाला है। ठीक है, तो खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल वे फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है ना। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, जो कि अभी बोई जा चुकी है ना।
और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल कहलाती है ना, खरीफ की फसल कहलाती है। और इनमें खरीफ की फसल के अंतर्गत में धान हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, जो गन्ना है ना, ये ऐसे पौधे होते हैं, ये ऐसा फसल है, ये ऐसे फसल के अंतर्गत आते हैं जो कि खरीफ के समय में बोया जाता है, अर्थात जून जुलाई में बोया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है रबी की फसल, और रबी की फसल के अंतर्गत में अक्टूबर नवंबर में जो बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जो काटा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। जैसे कि आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूँ, मटर, और बरसीम इत्यादि जो पौधे होते हैं, इस इत्यादि जो फसल होती है वो कौन सी, रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती है। नेक्स्ट अगला जो है जायद की फसल, और जायद की फसल भी फसल होती है जो कि मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे कि ककड़ी आपने देखा होगा, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, भिंडी इत्यादि जो है जायद की फसल होती है ना। कि आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्या, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, 3 मंथ के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है जो है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे याद रखना है। और जायद की फसल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या याद रखना है, मई जून में बोई जाती है जो कि जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, ठीक है। इसी के बाद में जल संवर्धन के कुछ जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो कि आपके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें भी हम यहाँ पे चर्चा कर उनका भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो यह कहती है खेती करने की एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से फसलों को बिना मिट्टी से उगाया जाता है, जिसे हम जल संवर्धन कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं जल संवर्धन कहते हैं। और पौधों को पोषक तत्व और अन्य जो पोषक तत्व जो चाहिए वो जल जल के माध्यम से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में इसी के अंतर्गत में प्याज की जो खेती की जो प्रक्रिया अलग अलग चरणों में होती है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी की हम गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करना होता है, और बाद में बीज को बोना होता है, फिर खरपतवार को हटाना होता है, इसके बाद में प्याज को उखाड़ कर बाहर निकाला जाता है। और इस प्रकार में प्याज की पूरी प्रोसेस होती है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट अगला है खाद, पशुओं के मलमूत्र या फिर पौधे के अवशेष जो अवशेष होते हैं, उन सभी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ बनती है। और खाद, क्योंकि वही खाद जो है मिट्टी को पोषक तत्व या फिर सूक्ष्म जीव, ह्यूमस या फिर ह्यूमस इत्यादि की संरचना इन्हीं के माध्यम से होती है, जो कि पौधे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या पौधे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला जो है उर्वरक है ना। और तो उर्वरक क्या होता है, इसमें यानी कि इसकी अपेक्षा खेती में खाद का उपयोग जो है करने की, इसमें यानी कि यानी कि कम खाद की इसका कम उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये ऐसी खाद होती है जो कि भूमि को क्या करती है, बंजर करने का कार्य करती है, जिसमें कि खाद जैव निम्नीकरण का अंतर्गत होता है। उसके बाद में खाद में एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया इसमें नहीं होती है, सॉरी उर्वरक यहाँ पे है ना, रासायनिक नहीं उर्वरक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा है ना खाद का उपयोग करने की सलाह यहाँ पे दी जाती है, ताकि कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंटों को देख नहीं पाया था, ठीक है। और खाद में एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, और यह खाद मृदा में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। यह क्या करते हैं, मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनाते हैं, और खाद की जल आपूर्ति की जो है समस्या यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में हम यहाँ पे नजर डालते हैं फसलों की कटाई के बाद में जो फसल जो कटती है अलग अलग फसल, उसमें जो त्यौहार मनाया जाता है किसानों के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 50% जो कृषक है या व्यक्ति है जो कि जो है कृषि पर निर्भर है। तो वे क्या करते हैं, जैसे ही फसल कटती है वैसे त्यौहार कुछ मनाते हैं। उन अलग अलग त्योहारों पे हम नजर डालते हैं। पहला जो त्यौहार है मकर संक्रांति है ना। मकर संक्रांति जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट अगला जो है बिहू। बिहू एक ऐसा एक ही स्टेट है जहाँ मनाया जाता है, वो है असम है ना, असम है। उसके बाद में बैसाखी जो है 11 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह त्यौहार पंजाब और हरियाणा में अधिक मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है लोहड़ी। लोहड़ी नृत्य जो है कहाँ, पंजाब में मनाया जाता है, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। इसी के बाद में पूरम विशु जो है केरल में, कहाँ पे है,
केरल में मनाया जाता है ना, केरल में मनाया जाता है। और उसके बाद में नभा वर्ष है ना, नभा वर्ष जो है बंगाल में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन, यहाँ से भी ये सेकंड जो पेज है, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट अगला गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है पोंगल जो त्यौहार है कहाँ, तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और उसके बाद में सरहुल जो है कहाँ, झारखंड में है ना, कहाँ सरहुल जो त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। और वांगला जो है, वांगला कहाँ, मेघालय में मनाया जाता है। तो ये कुछ जो अलग अलग जो त्यौहार थे उनके बारे में मैंने आप लोग को रूबरू करा दिया। इसके बाद में बीज के जो अलग जो पार्ट होते हैं उन पे भी हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। जैसे कि बीज में पाया जाता है तुम्बा हो गया, खजरी हो गया, ढोल इत्यादि जो है। इनके अलावा जो अन्य जो भाग होते हैं, अन्य जो पार्ट होते हैं, वो सूखी लकड़ी के माध्यम से बनाए जाते हैं डांस के लिए, ठीक है। गाने में जो बजाते हैं ना, जो बीन बजाते हैं या फिर जो बजाने के जो अन्य साधन होते हैं वो किसके, बीन, तुम्बी, खजूरी ये इत्यादि, ढोल इत्यादि, ये किसके, यानी कि ये सब लकड़ियों के बने होते हैं, ठीक है। इन तीनों को छोड़कर लौकी के बने होते हैं ये सब, ठीक है। और इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगली क्लास में यहाँ पे चर्चा करेंगे क्या, कुछ महत्वपूर्ण भोजन पे हम यहाँ पे नज़र डालेंगे। पहला आता है उधिय और लिंगहू फैन। ये कुछ अलग अलग प्रकार के जो भोजन हैं और उनके बारे में हम यहाँ पे नज़र डालेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे चर्चा कर ही लेते साथियों। उधियू जो भोजन होता है, यह सर्दियों में खेतों में ताजी सब्जी को मसालों के रूप में या मसालों के साथ में एक मटके में भरते हैं और उनको उस मटके को सीलबंद करके कोयले के अंगारों से मटके को उल्टा लटका कर, यानी उल्टा लटका कर सब्जी को पकाया जाता है। और इस पकी सब्जी को क्या कहते हैं, उधियू, यानी कि उधियू क्या जाता है, गुजराती में क्या जाता है, उधियू कहा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उधियू के साथ में ही मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी जो है वो खाया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है लिंगहू फैन है ना, लिंगहू फैन, यह जो सब्जी यह जो भोजन है सांप के मांस से बनाया जाता है, जो कि यह पकवान के रूप में कहा जाता है, जो हांगकांग में खाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और खाने की कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें जो है जल्दी खराब हो जाती है, उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि दूध आप देखते हैं तो दूध को उबाल कर रखना चाहिए जिससे कि खराब नहीं हो पाता है। उसके बाद में हरी धनिया जो होती है इन्हें गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। पका हुआ जो चावल होता है उसे एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देना चाहिए। जो प्याज और लहसुन जो होता है इन्हें खुले में रखते हैं ताकि नमी से बची रहे, ठीक है, बची रहे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिड डे, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिड डे मील क्या होता है। मिड डे मील एक ऐसा स्कीम है जो कि भारत सरकार के द्वारा यह 2004 यानी कि 2408 ब्लॉकों में केंद्रीय प्रायोजना स्कीम के द्वारा 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। और वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। और वर्ष 2003 में इसका विस्तार जो है शिक्षा गारंटी केंद्रों के द्वारा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दिया गया है ना। और इसी के साथ साथ में नेक्स्ट अगला जो लास्ट पॉइंट है उस पर हम नजर डालते हैं। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब 2006 में आया था। और यह अधिनियम जो है 21 वर्ष है ना, 21 वर्ष यानी कि पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष कर दिया गया था विवाह के लिए, है ना। और यह हालांकि इस कानून में संशोधन करने के लिए यानी किया भी गया है, लेकिन अभी तक यह पारित नहीं हुआ है। और विभिन्न धार्मिक समुदाय के लिए विवाह की जो कानून आयु अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोग मानते हैं, ठीक। तो ये आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को और भी साथियों तक शेयर करें। और यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास तब तक चलने वाला है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और हर एक पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये तो ईवीएस का एक पार्ट था जो कि महामैराथन था। और ये इस यज्ञ में आप कितना सफल हो पाते हो ये तो एग्ज़ाम के बाद में पता चलेगा, है ना।
तो बस आप कंटिन्यू रहे और हर एक पॉइंट को समझते रहे और पूरा प्लेलिस्ट देखने का पूरे पूरे क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि कोई समस्या आती है देखने में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस पीडीएफ इसका जो इस क्लास का जो पीडीएफ है साथियों, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में सॉरी यहाँ आपको क्या जाना है, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे आपको करना है द सलामी एजुकेशन, क्या करना है, सो द सलामी एजुकेशन, है ना, द सलामी एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बैतूल सर्च करना है और उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में जो है आपको ऑल फ्री नोट्स पे जाना है। तो वहाँ पे मैंने डाल के रखा है, आपको पूरे नोट्स वहाँ पे मिलेंगे, वो चाहे ईवीएस हो या सीडीपी हो, सभी नोट्स वहाँ पे मिलने हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ और एक्स्ट्रा नोट्स जो मैं देने वाला हूँ, वो चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, या फिर नेक्स्ट अगले और कोई सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, है ना, इन सभी के जो नोट्स हैं वहाँ पे आप लोगों को फ्री मिलने वाले हैं। और इसमें यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।